ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे अपने रिगार्डिंग प्लानिंग, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, कल वाले जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए थे उसमें से कोई डाउट है किसी का, कुछ पूछना हो? ठीक है, कल वाले टॉपिक में कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है? ओके, चलो आगे का टॉपिक देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग से बाकी था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलो, क्या बोला है देखें, वापस से कुछ चीज़ें रिपीट तो हो ही रही है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, 2-3 बार बता चुके हैं यही पॉइंट। इट इज़ अ मैप ऑफ द फ्यूचर implied in which the management plays vital role। तो प्लानिंग में मेजर रोल या इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट का ही होता है, तो इसलिए उस तरीके से ये सही है। फ्यूचर इज अनसर्टन, therefore the decided plan is to be implemented stage wise as given below। तो आपको स्टेप वाइज काम करना चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी का फैक्टर बहुत हाई है। सबसे पहले पॉइंट में बोल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये भी सारी बात पहले हो चुकी है, ये लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पॉइंट कुछ नया नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना कि आपको क्या अचीव करना है, इस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा उसको क्विकली जाने देता हूँ। क्लैरिफाइंग द प्लानिंग प्रीमाइसिस। अच्छा, इसमें देखें, आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग मस्ट प्रीमाइसिस इज मस्ट। These premises means assumptions और forecasting। ओके, वो premises मतलब जो लोकेशन वाली premises होती है उसकी बात नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि आपके assumptions क्या क्या रहेंगे, आप forecasting किस बेसिस पे कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। Forecasting is made after the consideration of internal and external factors implied। If the premises are not clear and precise, there is a possibility of the failure of planning। तो ये पॉइंट पे भी हमने कल बात की थी ऑलरेडी। प्रीमाइसिस का मतलब लोकेशन बेस्ड नहीं है, प्रीमाइसिस का मतलब है कि आपके अजम्पशंस और आपका फोरकास्टिंग किस बेसिस पे हो रहा है, वो पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सही है, आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, जैसे मैं कल बात कर रहा था कि हम सर्वे करते हैं और हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको एग्जिस्टिंग सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम फेस होती है जो वो जिसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो वो सब बातें हम एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देन आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जितना सिस्टमैटिक और एक्यूरेट तरीके से हो उतना अच्छा है। ऑल्टरनेटिव प्लान्स हमारे पास ऑलरेडी ऑब्वियसली होने चाहिए, जैसे अपने कल वो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे थे, तो ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास बहुत सारे थे कि ये नहीं तो वो नहीं तो कुछ और, तो ऐसा कुछ ना कुछ करके अपने अपना काम कर ही लेंगे। तो वो सारी चीज़ें हर लेवल पे अगर अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है। जैसे प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी जिसका मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे हो रहा है और बहुत थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ यूनिट्स बनते हैं, तो ऐसी कंपनीज को ये चीज़ पे फोकस रखना पड़ता है, ठीक है, कि उनका प्रोडक्शन प्लांट जो है उसमें कभी भी काम बंद ना हो। ये जितने को कैमरा ऑफ हुए अभी आउट हो जाएंगे, यहाँ मुझे 2 स्क्रीन पे विजिबल है, तो आप बीच बीच में कैमरा बंद करोगे तो मुझे तुरंत विजिबल है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन ऑल्टरनेटिव्स की। तो कंपनीज क्या करती है, जनरली एक बैकअप प्लान रेडी रखती है। अब बैकअप प्लान में क्या होगा कि अगर उनकी कोई भी मशीन डाउन साइड जाती है, बंद हो जाती है, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो उसको उसके बदले उनके पास क्या बैकअप है, वो तुरंत से अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर सकते हैं ऑन द अदर प्लेटफॉर्म एंड देन उनका काम रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे सब ऑल्टरनेटिव्स जो हैं हर चीज़ में उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, ये बात भी हुई थी कल कि भाई ऑल्टरनेटिव जो आपके पास है इवैल्यूएट करो, जैसे मार्केटिंग वाले में बात हुई थी, जो सबसे बेस्ट हो वो हमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये हम देख चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इम्प्लाइड था, सारे ऑल्टरनेटिव्स पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उनका असेसमेंट करो, इवैल्यूएट करो एंड देन सिलेक्ट करो कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन सा नहीं। ठीक है, ओके, हाँ आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान। सब्सिडरी प्लान के लिए क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और ऑल्टरनेटिव्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज पर द बेसिक प्लान और इन सपोर्ट ऑफ द बेसिक प्लान। ठीक है,
दीज प्लान्स आर नोन एज सब्सिडरी डायरेक्टिव और डेरिवेटिव प्लान्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। A car manufacturing company is taking a decision मेक और बाई टायर्स, तो ये उनका सब्सिडरी प्लान है। देखो, जो कंपनी गाड़ी बना रही है उनका मेन काम क्या है कि हम कार मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी सारा प्रोडक्शन या उसके सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आउटसोर्स करते हैं, किसी और कंपनी से खरीदते हैं, तो ये सारे इश्यूज भी होते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट बनाना सस्ता पड़ेगा, कौन सा पार्ट खरीदना सस्ता पड़ेगा। अब एक कार का अगर आप इमेजिनेशन करो तो एक गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपोनेंट्स के तौर पे यूज़ होती है। अब उसमें से आप टायर्स का एग्जांपल ले सकते हो, विंडशील्ड जो ग्लास मटेरियल है उसका एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, जो अंदर साउंड सिस्टम या टच स्क्रीन सिस्टम इंफोटेनमेंट बोलते हैं वो यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो कंपनी खुद नहीं बनाती है। आप देखते हो गाड़ी मारुति की है, टायर एमआरएफ का है, गुडियर का टायर है और कोई सीएट का टायर है, तो वो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं ना। तो एक कंपनी ये दिमाग भी तो लगाती होगी कि यार हम एमआरएफ का टायर खरीद के अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं, इससे बेटर है कि हम अपना खुद का ही टायर बना लें। तो ये चीज़ उनको अगर लगती है कि वो सही है और करनी चाहिए तो वो करेंगे, बट वो कैलकुलेशन करेंगे कि सस्ता क्या पड़ता है। टायर का प्लांट लगाऊं, उसमें अलग मैन्युफैक्चरिंग करूं, उसका खर्चा करूं, इससे सस्ता अच्छा अगर खरीद लूं और मुझे सस्ता पड़ रहा हो तो फिर बेटर है कि मैं खरीद लेता हूँ। तो मेक और बाय डिसीजन दैट इज ऑलवेज टू बी डन। अब ये मेन गाड़ी के साथ साथ एडिशनल डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने, तो इनको हम सब्सिडरी प्लान्स बोल सकते हैं, ऐसा बोला है। फिर वही इवेल्युएशन एंड देन डिसीजन। तो ये कुछ स्टेप्स थे। आगे देखें नेक्स्ट टाइप में क्या बोला है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट दैट इज द स्टैंडिंग प्लान। ओके, लैंग्वेज के साथ चलते हैं क्योंकि वर्ड से ऐसे कुछ रिलेट तो होगा नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टैंडिंग प्लान्स represent guideline for decisions in repetitive situations. Hence, standing plan can be used repeatedly. ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन हमारे सामने बार बार आती है, ऐसा नहीं कि एक बार सिचुएशन आई और हमने उसको हैंडल कर लिया, अगली बार कुछ और होगा। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा प्रॉब्लम या जो भी आप बोलो वो आपके सामने बार बार आता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपन निकाल लें कि भाई जब भी ये सिचुएशन होगी हम ऐसे एक्ट करेंगे, तो उसको हम स्टैंडिंग प्लान बोल सकते हैं। तो ये बार बार यूज हो सकता है। When there is repetition of organizational activities and a standard policy is decided for prompt action, उसको हम स्टैंडर्ड प्लान बोलेंगे। तो ये इसके डेफिनेशन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। पॉलिसीज, मेथड्स, रूल्स, दे आर डिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन प्लानिंग प्रोसेस। जैसे एक ऐसी सिचुएशन जो कंपनी के सामने हर बार आती है, प्रोडक्शन को लेके अगर हम बात करें या और कोई सेल्स या मार्केटिंग को लेके बात करें, तो जैसे होता है कि फेस्टिव सीजन आता है तो मार्केटिंग करनी है। तो ऐसा नहीं कि एक फेस्टिवल पे करनी है, साल में फेस्टिवल्स तो बहुत सारे आते हैं। हर फेस्टिवल में हमें एक तरीके की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यूज करनी है फॉर पब्लिसिटी, ताकि लोगों की नज़र में आ जाए कि कैसे प्रोडक्ट को उनके। सर, हाँ, सानिया का मैसेज आ रहा है कि ना उनको अंदर लो ना। हाँ, वो बोलो वीडियो ऑन रखे। ओके सर। ध्रुव को और 5 मिनट के बाद ही रखेंगे, उसको रोज बोलना पड़ता है। चलो, तो यहाँ पे रिपीटेशन की बात हो रही, तो जैसे मैंने आपको मार्केटिंग के लिए बोला, अब मार्केटिंग तो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, हर फेस्टिवल पे करनी है। तो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना दी, मार्केटिंग टीम को बोल दिया कि जैसे ही आप ये फेस्टिवल आने वाला हो तो इस तरीके का प्रोसेस स्टार्ट कर देना, और ये हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि बार बार हमें इसके ऊपर मीटिंग्स करनी है, सोचना है, डिस्कशन करना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एक बार आपने दिमाग लगा लिया, पॉलिसी बना दी, लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। तो ये एक जो है प्लानिंग हो सकती है जिसको हम स्टैंडिंग प्लान बोल सकते हैं या एक स्टैंडर्ड प्लान बोल सकते हैं, वैसा। फिर उसके बाद क्या बोला है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बोल रहे हैं बिजनेस यूनिट्स डिसाइड द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी। इट इज टू बी डिसाइडेड थ्रू विच फिलोसॉफी द बिजनेस यूनिट विल फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ। तो यहाँ पे फिलोसॉफी की बात ज़्यादा हो रही है कि एक कंपनी की एक सोच होती है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, और वो फिर वो कभी चेंज नहीं करते। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी तरफ से लेना हो तो मैं टाटा ग्रुप का ले सकता हूँ। अब टाटा ग्रुप इतना फेमस है इंडिया में, इतनी सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स वो लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड है। एंड दे ऑलवेज ट्राई के कस्टमर को बेनिफिट मिले और हम जो पैसा कमाएं उसमें से हम मेजोरिटी पैसा जो है वो चैरिटी करें एंड ऑल दैट। तो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखें, तो थोड़ा सा जेनरस एटीट्यूड उनका ज़्यादा है।
फिर कितनी बार कोई कंपनीज ऐसी होती है जिनका फोकस होता है क्वालिटी पे, पैसे कम लें ज़्यादा लें अलग बात है, क्वालिटी शुड बी द प्रायोरिटी। तो ऐसे एक कंपनी की एक फिलोसॉफी बन जाती है, और फिर वो फिलोसॉफी, एक कंपनी ऐसी है जिसकी फिलोसॉफी होगी कि हमें सस्ते प्रोडक्ट्स देने, हमें कम लोगों से कम प्रॉफिट पे काम करना है और एकदम लिमिटेड प्रोडक्ट्स, लिमिटेड कॉस्ट पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो। तो वो फिलोसॉफी फिर कंपनी की जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है, वो लोग बार बार अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं करते, वैसा बोले। फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रैटेजीज में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्प्लाइड है। अ बिजनेस यूनिट डिसाइड्स इट्स प्लान आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक्स। ओके, फोरसाइटेडनेस एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल। मतलब आप कभी भी अगर प्लानिंग कर रहे हो अपनी, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो या लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो हर कंपनी अपनी एनालिसिस करती, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, एक टर्म आता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ऐसे करके 4 टर्म्स होते हैं। तो हर कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को समझती है, अपनी वीकनेसेस पे काम करती है, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करती है, और मार्केट से जो कॉम्पिटिटिव थ्रेट आ रहा है उसके ऊपर भी फोकस करती है, वैसा। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी वाला ये पार्ट हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं टेक्टिकल प्लान की। टेक्टिकल प्लान में क्या बोला है? फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक तो प्लान शॉर्ट टर्म नेचर का है, यह वर्ड हाईलाइट कर लेना, और दूसरा ये कौन से लेवल पे काम हो रहा है, ये काम हो रहा है मिडल लेवल पे। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक काम करते हैं। टेक्टिकल लेवल पे काम कौन कर रहा है? मिडल लेवल मैनेजर्स, मतलब डिपार्टमेंट के हेड्स, जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स के लिए सेल्स का जो हेड होगा या वो मैनेजर होगा वो, अकाउंट्स के लिए अकाउंटिंग मैनेजर होगा, जो सेकंड लेवल पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो लोग जनरली जो प्लानिंग करते हैं उनको हम टैक्टिकल प्लानिंग बोलते हैं। दीज आर द प्लान्स विच यूजुअली स्पैन 1 year और लेस, शॉर्ट टर्म प्लान्स। These plans clarify short-term objectives. Business activities remain goal-oriented and take place in a systematic manner. मतलब जैसे यहाँ पे किस लेवल के प्लान बनेंगे कि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है कि ये सीज़न में हम अच्छा बिजनेस कर सकें। भाई मार्केटिंग कैसे करें कि जो डिमांड कम हुई है या कोविड की वजह से सपोज जो लोगों में खरीदारी करने की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, या लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो कैसे उनका इंटरेस्ट जगाए, कैसे मार्केटिंग करें, शॉर्ट टर्म प्लान्स। तो ये सब जो है वो डिपार्टमेंट वाइज होता है, और वो लोग अपने अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं, ये चीज़ होगी। फोर्थ पॉइंट में बात कर रहे हैं ऑपरेशनल प्लान की। देखें ये क्या है? इट इज द ऑपरेशन प्लान्स आर द स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स और द वर्क ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स। तो ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, चाहे कोई डिपार्टमेंट ये प्लान बनाए या कोई ग्रुप बनाए, या फिर ग्रुप मतलब जो कंपनी में टीम्स होती है छोटी छोटी, या फिर कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पे प्लानिंग करे। दीज प्लान्स आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, अगेन शॉर्ट टर्म बोला है, मंथली क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। अब जैसे ऐसा है कि टारगेट रखा था कि इस साल मारुति कंपनी पूरे साल में 5 लाख गाड़ियां बनाएंगी, तो भाई पहला क्वार्टर है, एवरेज अगर करें हम तो अगले 3 महीने में 5 लाख गाड़ियों के हिसाब से हमें कम से कम 1,25,000 यूनिट्स बनाने। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मीटिंग्स हो गई, उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि कैसे हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट खुला है तो डिमांड बहुत हाई है, 5 लाख गाड़ियां पूरे साल की आराम से बेच लेंगे। तो 1,25,000 गाड़ियां 3 महीने में बनानी है कैसे भी करके, तो वो तभी हमारा एनुअल प्रोडक्शन टारगेट मीट होगा। तो टारगेट ओरिएंटेड काम ऑपरेशनल बेसिस पे, प्रोडक्शन सेल्स ये वो, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में आप जो मेन काम कर रहे हो, प्रोडक्शन करना, सेल्स करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब आपके बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है, पैसा। ठीक है, तो ये टाइप हुआ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, सिंगल यूज प्लान। ये तो फिर वन टाइम हो गया ना, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज जो रिकरिंग नेचर की नहीं है, बार बार नहीं होने वाली है। वन टाइम आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, वन टाइम कोई ऑर्डर आया है, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप सिंगल यूज प्लान बनाते हो। जैसे अभी कोविड के बाद जो सिचुएशन है, या कोविड के टाइम पे तो थी, तो वो ऐसा नहीं है कि ये हर साल रिपीट होने वाला है। ये तो आपने एक बार प्लान बनाया क्योंकि कोविड अभी आया है, तो कैसे डील करना है। जब कोविड चला जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो ऐसे प्लान की फिर शायद फ्यूचर में हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक जरूरत ना पड़े, तो उसको हम सिंगल यूज प्लान बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कंटिंजेंसी प्लान में क्या बोल रहे हैं? बिजनेस यूनिट्स हैव टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशन। कंटिंजेंसी प्लान का मतलब बैकअप प्लान हो गया एक तरीके से। कंटिंजेंसी का डिक्शनरी मीनिंग है अनसर्टनिटी। ठीक है, कोई भी चीज का सर्टन ना होना, श्योर ना होना,
और पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी। अब कंटिंजेंसी प्लान कंपनीज को बना के रखना ही पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला कि सिचुएशन प्रोडक्शन को लेके हो सकती है, स्टोरेज को लेके हो सकती है, सेल्स को लेके हो सकती है, किसी भी सिचुएशन में मार्केट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आ सकता है, नेचुरल फैक्टर्स जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, पैंडेमिक है, ये सब आ सकता है। तो कंपनी के ऊपर इसका जो भी असर पड़ता है उसके साथ उनको डील करना है। तो एक ऐसा कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कितना कम करेंगे, स्टॉक कैसे जल्दी खाली करेंगे, स्टोरेज कॉस्ट को कैसे बचाएंगे, रॉ मटेरियल जो है उसका क्या करेंगे। ये सब भी एक बैकअप प्लान हमारे पास रेडी होना चाहिए। एज एंड व्हेन नीडेड वी कैन डू दैट। कंटिंजेंसी प्लान होना ज़रूरी। अपने देखते हैं जैसे अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो या आप ट्रेन में जा रहे हो, तो होता है कि उसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो इवैक्यूएशन का एक प्लान होता है। तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये फायर एग्जिट है, ये इमरजेंसी डोर है, और उस पर गाइडलाइंस होती है। तो जैसे फ्लाइट में आप कभी अगर ट्रैवल करोगे, आपने किया होगा ना, तो वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। और एक इमरजेंसी डोर होता है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं ट्रैवल कर रहा था, डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, और मुझे वो सीट मिली जहाँ पे इमरजेंसी डोर था, इमरजेंसी एग्जिट वाला। वो प्लेन के विंग्स होते हैं ना, विंग्स के ऊपर एक गेट होता है। तो वो गेट नॉर्मली वो लोग पैसेंजर्स के आने जाने के लिए ओपन नहीं करते, लेकिन वो इमरजेंसी गेट होता है कि अगर फ्लाइट कभी कहीं क्रैश होने वाली हो या पानी में उसको उतारना पड़े या कुछ भी हो, तो वो गेट खोल के आप वो उसके विंग्स के ऊपर से एक एक करके उतर सकते हो। तो ऐसा इमरजेंसी गेट होता है। तो जो बंदा उस सीट के पास बैठता है ना, उस गेट के पास, उसको वो आके अलग से उसके सारे वो रूल समझाते हैं कि बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको इसको कैसे ओपन करना है, किसको बाहर जाने देना है, कौन सा लीवर उसको प्रेस करना है, कौन सा बटन से ओपन होगा, वो सब सिखा के जाते हैं। तो जनरली वो उसके आपको पूरे गाइडलाइन दे देते हैं, और इंडिविजुअली आप ही को समझाएंगे अगर आप उस सीट पे बैठे हो तो, क्योंकि बाकी लोगों को तो उससे मतलब है नहीं, जो गेट खोलने वाला है उसको ही बताना पड़ेगा। तो वो कंटिंजेंसी प्लान है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको समझाने आए हैं इसका मतलब ये प्लेन पानी में उतारने वाले। ये तो एक सिचुएशन है कि अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ऐसा प्लान प्रोडक्शन लेवल पे भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका एक पूरा आंसर था, टाइप्स ऑफ प्लान है। अगर उनको टाइप्स ऑफ प्लानिंग पूछनी होगी तो वो आपको एक सिंगल पॉइंट भी पूछ सकते हैं इसमें से, या अगर वेटेज बनाना होगा कि भाई 2 मार्क्स का एक पॉइंट और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है तो इसमें से एनी 2 पूछ लिए, या कोई स्पेसिफिक 3 पूछ लिए, ऐसा करके भी हो सकता है। बोलो, कोई क्वेरी यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया हो? क्लियर है? अब आई गेस ये लास्ट आंसर है, और इसमें भी रिपीटेशन तो होने ही वाला है। 2-4 ही पॉइंट है, उसको बार बार घुमाए जा रहे हैं। देख लेते हैं, जितना रिपीट है उतना जाने देंगे। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। देखो फिर से वही लाइन आ गई, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आप जब ये चैप्टर पूरा पढ़ोगे ना तो मुझे गिन के बताना कितनी बार ये लाइन रिपीट की है उन्होंने। 3 बार 4 बार तो मैंने ही पढ़ ली अभी तक। ठीक है, एक तो 150 पेज की बुक है, उसमें भी एक एक लाइन 3-3 बार लिखी है। तो ये लोग सब कुछ एक बार लिखते हैं तो आइडियली आपका जो कंटेंट है पूरे साल का वो 50-60 पेज से ऊपर नहीं होता। उतना पढ़ना भी अपने को भारी पड़ जाता है। अब सोचो क्या हो रहा है। हाँ, तो प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सब्सिडियरी प्लेन्स एंड प्रोग्राम्स विच आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। ये सब्सिडरी वाला ऊपर अपन ने देखा, ये प्लेन नहीं है, एक्चुअली प्लान है। वो स्पेलिंग चेंज कर देना, सब्सिडरी प्लान है, वो प्लेन नहीं होना चाहिए, टाइपिंग एरर। To prepare a budget for a business unit, first of all the departmental budgets are prepared। हाँ, बजट के ऊपर अपनी बात हुई है पहले भी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इसमें बजटिंग की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, एक मास्टर बजट होता है। मास्टर बजट मतलब पूरी कंपनी का बजट। और एक होता है डिपार्टमेंट्स का बजट। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उससे पूछा जाएगा कि साल में अगर 5 लाख गाड़ियाँ बनानी है तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वेजेस कितनी देनी पड़ेंगी, वो सब का आप एक बजट बनाओ कि कितना पैसा आपके डिपार्टमेंट के लिए हम रखें। फिर मार्केटिंग वाले को बुलाया, उसको पूछा कि भाई मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, बीच बीच में टेलीविजन पे ऐड, न्यूज़पेपर में ऐड, हर जगह एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो भाई तू बता दे कि मार्केटिंग का कितना बजट पूरे साल का तेरा है, कि इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम फंड्स का अलोकेशन करते हैं, जो पैसा हमारे पास आएगा। तो डिपार्टमेंट्स जब अपना बजट देते हैं तो फिर मास्टर बजट उसके हिसाब से बन सकता है। और फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि नहीं, मार्केटिंग में इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा नहीं चाहिए। तो वो फाइनल कॉल उनका रहेगा, और फिर डिपार्टमेंट्स को उस बजट में काम करना है, बट उनका ओपिनियन मांगा जाता है, ये रहता है। ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी नया नहीं, स्ट्रैटेजी की बात हो चुकी है। पॉलिसीज़ के लिए ऊपर हम बात कर रहे थे अभी प्लानिंग में, कि जहाँ पे
आपको लगता है कि रिपीटेडली जो काम करना है तो उसके लिए एक पॉलिसी फिक्स कर दो ना, कि हर साल थोड़ी ना वापस बार बार डिसीजंस लेंगे। तो पॉलिसी वाला पार्ट आपको मालूम है कि कैसे होता है, रिपीटेशन हो रहा है। मेथड प्रोसीजर, ओके, क्या नया था इसमें? ठीक है, मेथड और प्रोसीजर हर डिपार्टमेंट में अप्लाई हो, कोई भी काम करने का एक तरीका। बड़ा जनरल आंसर चल रहा है, नया नहीं है, जाने देते हैं। रूल्स, रूल्स होने चाहिए, वो ऑब्वियस है। कोई भी इंस्टीट्यूशन आप चला रहे हो तो उसके सर कुछ, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? ओके, वापस ट्राई करते हैं, नहीं आए तो बोलना, क्योंकि मेरा वाईफाई अभी आ गया वापस आ गया। ओके, हाँ अब कंटिन्यू करते हैं। आई होप अब आवाज़ आ रही होगी, नहीं आए तो बोलना। हम बात कर रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशंस की। ऑब्वियस है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आप चला रहे हो, मैनेज कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि रूल्स प्रॉपरली बनाए जाएं और अकॉर्डिंगली काम हो। जितना आप उसको इनफॉर्मल और कैजुअल रखने जाओगे वो उल्टा भी पड़ सकता है। फिर स्टाफ उस चीज़ को क्या है, उल्टे तरीके से लेगा कि यहाँ तो जो मर्जी आए करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है। जैसे आजकल की कंपनीज में ना, मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखा है मोबाइल फोन्स का। अब मेरे कितने फ्रेंड्स हैं कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं, हमारी बात होती है तो दे आर लाइक के वर्किंग आवर में मैं उनको कॉल करूँगा, कॉल रिसीव नहीं करते। बोले अगर मैं पर्सनल कॉल अटेंड करता हुआ दिख गया ना कंपनी में, तो मेरे लिए प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि वाइल इन द वर्किंग आवर्स यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी पर्सनल कॉल। हाँ, इवन आप सोशल मीडिया यूज़ करते हुए दिख गए तो भी आपको वार्निंग लेटर आ जाएगा, नोटिस भेज देंगे, मेल भेज देंगे कि भाई आपकी फर्स्ट वार्निंग है, सेकंड वार्निंग है, एंड देन उसके बाद टर्मिनेशन भी हो सकता है। एंड अगर आप चैटिंग कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट के ऑफिस प्रीमाइसिस में वर्किंग आवर्स में आप मोबाइल पे टाइम पास करते हुए दिखे तो तीसरी वार्निंग मतलब सीधी टर्मिनेशन लेटर ही आएगा आपका। ये ध्यान रखना है। अब ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं पता है? इसका एक सर्वे हुआ था और मेरे फ्रेंड से एक बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि बोले यार ये एक सर्वे के बेसिस पे, और मैंने पढ़ा भी, उसका पूरा आर्टिकल था। सर्वे में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कंपनी में जब एक एम्प्लॉय 10 आवर्स की शिफ्ट में काम कर रहा है, 10 घंटे का ऑफिस टाइम तो जनरली हो ही जाता है। आप सुबह 10 बजे जाओगे, शाम के 8 बजे तक काम करोगे, 10 घंटे हो गए आपके। तो 10 आवर्स की शिफ्ट में अगर उसको मोबाइल यूज करने दिया जा रहा है तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे पर एम्प्लॉय डेली वेस्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। ये उनका सर्वे था, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम उसको बोल रहे हैं कि ठीक है आप फोन पे बात कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, तो यू कैन यूज योर व्हाट्सएप और आप वीडियो कॉल कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो। 2 घंटे एक एम्प्लॉय दिन में सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे वेस्ट कर रहा है, अगर उसको कुछ ना बोला जाए तो आप सोचो कि एफिशिएंसी का जो लेवल है वो तो 20% डाउन हो गया ना। एम्प्लॉयर ऐसे ही सोचता है, वो 10 घंटे काम करवाने के आपको पैसे दे रहा है, और अगर आपकी हर रोज की सैलरी 1,000 रुपए मतलब मंथली सैलरी 30,000 है, विच इज अ वेरी रीजनेबल अमाउंट इन टूडे सिचुएशन, तो आपको रोज के 1,000 रुपए दे रहा है ना, तो आपके 10 घंटे मांग रहा है सामने वो, तो पर आवर वो आपको 100 रुपीज दे रहा है, और आप उसमें से 2 घंटे क्या करते हो? मोबाइल में टाइम पास करते हो। तो 200 रुपए तो वो आपके पीछे इसलिए खर्च कर रहा है ताकि आप वहां पे बैठ के उसका लाइट बिल यूज करके, उसकी प्रीमाइसिस यूज करके मोबाइल पे चैटिंग करो। तो ऑब्वियसली वो ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कंपनी में 400 एम्प्लॉई, और पर एम्प्लॉय अगर रोज के 200 रुपए अगर वो ऐसे ही वेस्ट करेगा, तो आप सोचो उसका डेली लॉस कितना है। समझ में आ रहा है? अपने तो ये सब सोचते नहीं है, या क्या एक व्हाट्सएप कर दिया उसमें कितना टाइम चला गया, आप तो ऐसे बोलते हो, लेकिन एम्प्लॉयर ऐसे सोचता है। तो उन्होंने, कंपनीज ने ये पाया कि सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन्स के यूज़ की वजह से जो टाइम वेस्ट होता है वो ऐसे ही चलता रहा तो 20% एफिशिएंसी हर कंपनी की डाउन हो जाएगी, प्रोडक्शन, क्लाइंट हैंडलिंग सब डाउन हो जाएगा। तो ये अलाउ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ऐसे रूल्स बना दिए जिसकी वजह से आप सिंसियरली काम करो और जितना वो आपको पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकें। ऐसा ना हो कि फिर आप उनका फ़ायदा उठा के पैसे भी ले लो और काम भी ना करो, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हर प्रीमाइसिस के होने ज़रूरी है, वो सही है। बजट, बजट की बात ऊपर हो चुकी है, मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ का बजट होता है, वो यहाँ पे लिखा ही है। कैश के खर्चे का, प्रोडक्शन के कॉस्ट का, सेल्स एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, हर चीज़ का बजट होता है। और लास्ट में प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब वो बोल रहे हैं इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय बिजनेस यूनिट, मतलब
सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। जैसे अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए पहला स्टेप होगा कि आप रॉ मटेरियल खरीदो, फिर वो आए तब उसको स्टोर करो, फिर उसमें से प्रोडक्शन में लेके जाओ, फिर सेमी फिनिश गुड्स बनाओ, फिर उस पर प्रोसेसिंग करके उसको फिनिशिंग करो, फिर पैकिंग करो, फिर डिस्पैचिंग करो। एक सीरीज होती है कि एक के बाद एक ये स्टेप्स हमें करने हैं। तो उस पूरी सीरीज को एक साथ जब हम देखेंगे उन एक्टिविटीज को, तो इट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो ये बड़ा सिंपल सा टर्म है कि प्रोग्राम क्या होता है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ आपको नहीं समझ आया उस चैप्टर में अभी तक, कुछ भी मैंने पढ़ा है, कुछ पूछना हो? क्लियर यहाँ तक सारे पॉइंट्स? कोई क्वेरी नहीं सर? तो अपना ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है, तो सेशन को अपने यहाँ पे एंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।